हेलो दोस्तों, हर हिंदुस्तानी का सपना होता है कि उनका एक अपना घर हो। जो रेंट पे रहते हैं उनको लगता है इमोशनली कि उनका कुछ अपना घर हो तो वो बोल सके कि ये घर मेरा है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, कुछ नंबर्स के बारे में बताना चाहूंगा और फाइनेंशियली ये घर आपके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। कुछ लोग जब 2-3 साल रहते हैं किसी घर में और मकान मालिक बोलता है कि आपको ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा तो वो इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। तो ये हर हिंदुस्तानी में रहता है। पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें घर किस टाइम पे खरीदना सबसे अच्छा रहेगा। इसके लिए 2-3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं आज बात करना चाहूंगा कि पहला, घर खरीदते समय आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और डाउन पेमेंट बहुत ज्यादा होता है। करीब 20% ऑफ द कॉस्ट डाउन पेमेंट होता है घर की। इसके लिए हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, इसके लिए हमें कहीं से पैसा इकट्ठा किया हुआ नहीं है तो हमको कुछ गहने बेचने पड़ेंगे या अपनी सेविंग लगानी पड़ेगी। पूरी लाइफ की सेविंग डाउन पेमेंट में देनी पड़ेगी। और दूसरी है इंटरेस्ट ऑन द लोन। हम लोन का इंटरेस्ट देंगे, जो हम लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट। अगर हमने 50 लाख का लोन लिया है तो उसमें अगर 10% भी इंटरेस्ट रेट है, आप 10%, करीब 5 लाख रुपए हर साल आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करीब 40,000 रुपए महीने के इंटरेस्ट में जाएंगे। तो ये कॉस्ट होती है एक लोन की लेने की। तीसरी होती है मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर किसी घर को आप खरीदते हैं तो उसकी मेंटेन करने की, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, कहीं पे प्रॉब्लम आ गया, दीवार खराब हो गया तो उसको मेंटेन करने की, अगर कोई घर बढ़िया नहीं दिख रहा है तो उसको और अच्छा बनाने की, उसको मेंटेनेंस कॉस्ट बोलते हैं। तो ये कॉस्ट आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी कॉस्ट होती है जो आपको घर खरीदते समय ध्यान में रखना चाहिए। किराए का घर का एक अलग ही खर्च है जो आपको हर महीने रेंट देना पड़ेगा। मुंबई जैसे शहर में आपको पूरे साल का रेंट एडवांस में देना पड़ेगा, पर दिल्ली एनसीआर 2 महीने का एडवांस देंगे तो चल जाता है। तो अब समझते हैं फाइनेंशियल अप्रोच इसका क्या सही होना चाहिए। हमें घर खरीदना चाहिए, कौन सा घर खरीदना चाहिए, कौन सा घर नहीं खरीदना चाहिए। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे, रेंटल यील्ड। अगर किसी घर का 1 से 3% रेंटल यील्ड हो। रेंटल यील्ड कैसे निकालते हैं, पहले ये बात करते हैं। रेंटल यील्ड निकालने के लिए हम उस घर का पूरा कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट का जो उस घर से पूरा रेंट आएगा। जैसे आपने एक फ्लैट 50 लाख की खरीदी और उसका रेंट आप दे रहे हो 20,000 रुपए, तो आप पूरे साल में 2,40,000 रुपए रेंट दे रहे हो। तो करीब करीब आप 50 लाख डिवाइडेड बाई 2,40,000, तो करीब करीब 4% आप रेंटल यील्ड दे रहे हो घर का। जिस मकान में 1 से 3% रेंटल यील्ड रहे उस मकान को कभी खरीदना नहीं चाहिए, उस पे रेंट पे रहना चाहिए क्योंकि वो हमें सस्ता पड़ रहा है। हिंदुस्तान में बेसिकली रेंटल यील्ड प्रॉपर्टी का 1 से 3% होता है जनरली। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अगर कोई प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड बहुत ज्यादा है तो उस मकान को खरीदना सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि उस मकान से आपको रेंट भी आ सकता है, आप रेंट पे भी लगा सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, किसी घर का रेट 2 करोड़ रुपए है और उस घर में रहने के लिए आपको 20,000 रुपए महीने देने पड़ रहे हैं, तो आपको 2,40,000 पूरे साल के देने पड़ेंगे। इसका रेंटल यील्ड 1% हुआ। इसलिए आप इस घर को कभी ना खरीदें। इस घर को खरीद कर आप चक्कर में पड़ जाएंगे और लोन के चक्कर में पड़ना बहुत बेकार होता है। इसलिए आप इस घर को ना खरीदे तो बेहतर होगा। अगर आप इस बंधन में बंध गए, 2 करोड़ के घर को 20,000 में लगा दिए, तो आपको कम से कम 20 साल के लिए लोन में बंध के रह जाएंगे और इससे निकलने का फिर कोई तरीका नहीं होगा। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान लगा के इन्वेस्ट करें। अगर आप एक किराए के मकान में रह रहे हैं तो इमोशनली बढ़िया साउंड नहीं कर रहा होगा, पर वो आपको फ्रीडम देगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि आप कभी भी किसी समय उस घर को छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हो सकते हैं और उस घर को छोड़ के दूसरे शहर में जा सकते हैं। कभी आपकी नौकरी दूसरे शहर में लग गई तो आप उस घर को छोड़ के दूसरे शहर में, और इस कंडीशन में आप अगर पिछले जगह पे आप घर ले लिए होते, आप दूसरे जगह भी रेंट देना पड़ता और इस मकान का भी ईएमआई आपको चुकाना पड़ता। तो इसलिए आप तरह के सिचुएशन में आप ध्यान रखा करें। एक 50 लाख की मकान है, उसका रेंट है 8,500 रुपए, तो इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका कैलकुलेशन मैं बताता हूँ आपको। 8,500 रुपए रेंट महीने के हैं, 50 लाख रुपए का मकान है, आपको डाउन पेमेंट 10 लाख का करना पड़ेगा। कम से कम 20-40 लाख रुपए रेंट लोन पे उठाएंगे। लोन पे उठाने के बाद 40 लाख का 10% होता है जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा, 4 लाख रुपए साल का। मतलब आपको 30 से 35,000 रुपए हर महीने बस आपको इंटरेस्ट में देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अगर 8,500 रुपए उसी मकान में रेंट पे रहते हैं तो उसमें आपको फायदा होता है, क्योंकि उसमें 30,000 रुपए तो इंटरेस्ट जा रहा है, वो तो फालतू पैसा जा रहा है। तो उसमें आप, मुझे लगता है कि आपको रेंट पे रहना चाहिए। और रेंट पे रहते तो उसका फायदा क्या होता है ये बताता हूँ आपको। फायदा होता है कि 30,000 रुपए तो ऐसे ही इंटरेस्ट में जा रहा है और 8,500 रुपए आप उसका रेंट देते हैं। तो रेंट में 8,500 और 30,000 रुपए माइनस कीजिएगा तो 21,500।
अगर 21,500 कहीं और लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता और आपका पैसा डबल होता और बढ़ते जाता और फाइनेंशियली फ्री हो सकते थे इस पैसे से। अगर वो घर ले लेते तो आपको 20 साल के बाद वो घर पुराना भी हो जाता और आपकी रिक्वायरमेंट में फिट भी नहीं होती, आपकी फैमिली बड़ी हो जाती, ये सब भी हो जाती और वो घर आपको छोड़ना ही पड़ता और उस जगह पे आप फंस के रह जाते हैं। तो हमें किस कंडीशन में घर खरीदना चाहिए? अगर 20 साल या 20 साल से ज्यादा की प्लानिंग है एक जगह पे रुकने की, तब आपको घर खरीदनी चाहिए। क्योंकि अगर 20 साल से पहले में खरीदोगे और कहीं और जाना पड़ेगा तो दूसरे जगह भी रेंट देना पड़ेगा, यहाँ भी EMI चुकानी पड़ेगी, क्योंकि 20 साल से पहले EMI बंद नहीं होती है। मिडिल क्लास के पास उतने पैसे भी नहीं हो, तो आपको 20 साल से कम रहना है तो आप घर ना खरीदे, रेंट पे रहें, बेफिक्र रहें। और अगर रेंट पे नहीं रहना है, आपको घर खरीदना है, तो शायद आपको 20 साल से ज्यादा की प्लानिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। इस चैनल पे बहुत अच्छी वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।